साल 1857 एक ऐसा वर्ष नहीं बल्कि एक तूफान का नाम है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। क्या ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत थी या पूरे राष्ट्र की दबी हुई चिंगारी? आज हम जानेंगे उस ऐतिहासिक क्रांति की कहानी जिसने बहादुर और भगत सिंह ने मिलकर लिखा था भारत के स्वाधीनता संग्राम का पहला अध्याय। अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के शासन को धीरे धीरे जकड़ लिया था। राजाओं को गद्दी से हटाया जा रहा था, किसानों से पैसा वसूला जा रहा था और सैनिकों की आस्था पे ठेस पहुंचाया जा रहा था। ये केवल असंतोष नहीं था बल्कि धड़कता हुआ ज्वाला था। ये कभी भी विस्फोट हो सकता था, बस एक चिंगारी की जरूरत। लेकिन सवाल ये है कि बिना कारण ही क्या अचानक उठ चुकी थी आजादी की चिंगारी? जवाब है नहीं। इसके पीछे थे सुलगते हुए असंतोष, दबे हुए दर्द और टूटे हुए विश्वास। अगर हम इस क्रांति के प्रमुख कारणों की बात करें तो उसे हम अंग्रेजों को समाजवादी, प्रशासनिक और सामाजिक नीति के साथ तत्कालिक कारणों को विभाजित करके समझ सकते हैं। तो आइए इसे हम प्रमुख रूप से एक एक करके समझते हैं। अंग्रेजों का समाजवादी मानसिकता का परिलक्षण उनके नीति आमतौर पर दिखने लगा था, जिसका पहला उदाहरण थी बिस्लेहनी की सहायक संधि, यानी कि सविनरी अहनायक देशी, जिसने स्वतंत्रता राज्य में उन्हें अपहरण किया गया था। इसी कारण ही भारत को सैनिकों के हटाकर ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया जा रहा था। इस राज्य के ब्रिटिश सेना का खर्च का भुगतान करना पड़ता था। जिस राज्य में ब्रिटिश सेना रहता था उस राज्य का ही उसको पैसा देना पड़ता था, उसका खर्चा जितना होता था चलाना पड़ता था। और कोई भी राज्य किसी और से बिना अंग्रेजों के परमिशन से किसी भी राज्य से वो संधि नहीं बना सकता था। अगर कोई भी राज्य अपना खर्चा नहीं चुका पा रहा था तो उसका अपना क्षेत्र कंपनी को देना पड़ता था। साथ ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट को दरबार में नियुक्त किया जाता था। इसी कड़ी में इलहोजी समाजवादी नीतियों से और आगे बढ़ाकर 1857 ईस्वी में महाक्रांति के रूप में अग्नि में घी का काम किया। इलहोजी की हड़प यानी डैक्ट्री ऑफ लैम्प्स उसमें प्रमुख थी, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान को पैदा होने पर उसका उत्तराधिकार का गोद लेने का अधिकार नहीं। अतः शासन काल की मृत्यु हो जाने पर या उस सत्ता से त्याग देने पर तब उस शासन काल को कब्जा कर लिया जाता था। इस नीति का सहारा लेकर सतारपुर 1848 ईस्वी और जैतपुर और संभालपुर 1859 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853, नागपुर 1854 आदि जैसे राज्यों को अंग्रेजों के साम्राज्य से मिला लिया गया था। इसी प्रकार कुशन के अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। अवध के नवाब वजीद अली खान को कोलकाता से निर्वासित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, पदों और पेंशनों को समाप्त करके एक सबसे बड़े भारतीय चाहे पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन हो या कर्नाटक, सूरत और तंजौरों की राजाओं की उपाधियों का अंत, ये भी घोषित किया कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह के बाद उनके उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। लॉर्ड कैनिंग तो उससे 2 कदम आगे बढ़कर ये घोषित कर दिया कि बादशाह शाह जफर के उत्तराधिकारियों को धारण नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट ये मुगल वंश को समाप्त करने की एक प्रत्यक्ष घोषणा थी। आइए अब नजर डालते हैं प्रशासनिक और आर्थिक कारकों पर। बच्चों राज्य के आंतरिक और बाह्य मामलों पर शासनों को कठपुतली बना दिया गया था। अन्य अवस्था भी कष्ट पर पक्षपातपूर्ण, जटिल और महंगी थी। अंग्रेजों की भू राज्य नीति किसानों के लिए एक बड़ा बोझ बन गई थी। भू राज्य का मतलब होता है कि किसानों के जमीन पर लगने वाला कर। ब्रिटिश इस भारत पर मुख्य 3 रूप से भू राज्यों की प्रणाली चलाई। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त द्वारा चलाई गई, यानी परमानेंट सेटलमेंट। 1820 में मद्रासों के गर्व टॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई रैयतवारी व्यवस्था और 1822 ईस्वी में हॉल मैकेंजी द्वारा प्रस्तुत महलवारी व्यवस्था। इस शासन के भू राज्य व्यवस्था के माध्यम से वर्ग विभाजन गहराता गया। यहाँ एक तरफ जमींदारों और महाराजाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी होती गई, वहीं किसान की स्थिति बेहद से बेहतर होती गई। वहाँ पे उनकी रहने और खाने की व्यवस्था में भी दिक्कत होने लगा। वहाँ के कंपनी के कर्मचारी भी वहाँ पे भ्रष्टाचार करने लगा और कुछ लोग वहाँ पे नशेड़ी थे, वो भी उन तानाशाही करने लगे। उन्हीं का जमीन और उन्हीं से रंगदारी कर रहा था लोग। भविष्य में गांधी, सुभाष, भगत सिंह जैसे नायकों का जन्म हुआ। 1897 में संग्राम भले ही दबा दिया गया, लेकिन इसका गुंज पूरी इतिहास के पन्नों पन्नों में गूंज रहा है।
ये कोई बगावत नहीं थी, यही महानायकों के कारण आज हम देश में आजाद महसूस कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग नहीं रहते हैं उस टाइम, तो हमको नहीं लग रहा था कि देश आजाद होता है, क्योंकि ये लोग का महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाया गया है। बहुत लोग अपना जान दिए, लेकिन ये लोग सबसे बेहतर किए। हम तो सब कोई को दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये लोग अपना जान गंवाकर हमारे देश को रक्षा किया और हमारे देश को आजाद किया। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना कि इन लोगों को गाली देते हैं, हम तो उन लोगों को कहना चाहते हैं कि भाई देखो, जो भी उस टाइम सहयोग किया ना, उसे तुम भगवान मानो, क्योंकि अगर वो लोग नहीं रहते ना, तो आज हम लोग यहाँ पे भाषण देने लायक नहीं रहते। क्योंकि अगर अंग्रेज आज भी यहाँ पे रहता तो हम लोगों को घोड़ा की तरह दौड़ना पड़ता। जाकर इतिहास पढ़ लेना कि हाँ उनके साथ। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।